हेलो हाय सलाम नमस्ते। मैं लाल आप सभी को वेलकम कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फितूर पे। आज हमारे बीच एक युवा नेता बैठे हुए हैं और ये छात्र नेता रह चुके हैं, लेकिन आज ये बड़ी राजनीति में अपना पैर जमाने जा रहे हैं। विधायक बनने की कोशिश है इनकी, और इनकी जो राजनीति है वो बिल्कुल नए तरह की राजनीति है। ये बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि शौचालय कितना हो, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि रोड कैसा हो। ये दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे बच्चों के भविष्य में, एजुकेशन में, शिक्षा में और हमारी तरक्की में, टेक्नोलॉजी में। तो रणधीर जी से सबसे पहले मैं उनको वेलकम कहूँगा, और सबसे पहला सवाल रणधीर जी से मेरा ये रहेगा कि रणधीर जी आप हमें ये बताएं कि ये जो बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र है 32, क्या लगता है कि यहाँ जो पहले से जो कांग्रेस है उसके सामने आप कितना टक्कर दे पाएंगे, टिक पाएंगे या जीत पाएंगे? सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। दूसरी बात है कि जितने भी व्यूअर हैं जो देखेंगे इस वीडियो को, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि एजेंडा को पूरा देखें और हमारी बातों पे मंथन करने का प्रयास करें। संभवतः लोग पूरा नहीं देख पाते हैं या जो कुछ भी, ऐसे ही कुछ। अब आते हैं आपके एजेंडा पे, आपके मुद्दा पे कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या है कि पुराने जो हैं हम उनको टक्कर दे पाएंगे कि नहीं। बात रहती है यहाँ पे कि टक्कर देना या ना देना वो दूसरी बात है। हम शुरू से और सभी लोगों को कहते आए हैं कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बात है। बात, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें हमारे लोगों को ये चीज़ बताना है, ये चीज़ सिखाना है लोगों को कि आखिर हम अपने जनप्रतिनिधि से, जो हमारे प्रतिनिधि बनने के लिए 5 साल में एक बार हमारे क्षेत्र में दिखते हैं, हम उनसे सवाल करना कैसे सीखें। मेरा जो कहने का सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि यहाँ से आप अगर आंकड़ा लेंगे तो यहाँ से पिछले बार भी विधानसभा में 1 दर्जन से अधिक लोग खड़े हुए थे। जीता एक, सेकंड पोजीशन पे जो रहे वो हार करके भी एमएलसी बने, उसके बाद मंत्रिमंडल में भी है, कैबिनेट मंत्री में बैठे हुए हैं अभी। लेकिन क्या जीते हुए हमारे प्रत्याशी, उसके बाद सेकंड नंबर के जो हमारे मंत्री जो हैं वो, और अन्य जो प्रत्याशी, भले उनको 500, 1000 या 5000 वोट आया, वो लोग पिछले 5 सालों में कितने दिन अपने लोगों के साथ दिखे? आप इन चीजों के लिए सवाल कीजिए। आप ये नहीं हो कि अब कोई आया मेरे पास वोट मांगने के लिए आया, कुछ पैसे दे रहा है, कुछ हमें प्रलोभन दे रहा है, हम उनको वोट कर दें। आप उनसे पूछिए कि क्या हमारे यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए आपने कोई योजना बनाई? आपका क्या एजेंडा है? आप उनसे पूछिए। आप उनसे पूछिए कि हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, उसके प्रति आपका क्या एजेंडा है? हमारे हर प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, प्रखंड स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें क्या जो स्वास्थ्य से रिलेटेड तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए, वेंटिलेटर हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, या स्वच्छ साफ तरीके से ब्लड बैंक हो, क्या ये सुविधाएं उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो आपने इतने दिन विधायक होकर के क्या किया? आप कैबिनेट मंत्री होकर के क्या किए? या आप पिछले बार जो लड़ने के लिए आए थे, आपको इस क्षेत्र के 5000 या 2000 या 3000 या 10,000 लोगों ने जो आपको समर्थन दिया, आप उनके लिए कितना दिन आवाज बुलंद कर पाए? क्या आप कितना दिन अनुमंडल स्तर पे बैठे, अनुमंडल स्तर पे धरना करने के लिए? आप कितने दिन सड़कों पे उतरे अपने समर्थकों के साथ? हमारी मुद्दाओं को लेकर के, हमारी बातों को लेकर के आप आए? तो हमारा जो मुख्य एजेंडा है, हम जनता तक पहुंच करके यही चीज बताना चाह रहे हैं कि हम और दूसरों से बेहतर भी हम यही इसी वजह से हैं कि हम लोगों के लिए बात करते हैं। आपने कहा कि युवा नेता, हम युवा नेता हो या ना हो, हम जन नेता बनना चाहते हैं। हम जनताओं के बीच के, हमसे लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, हमको नाम से लोग बुला सके, हम उनको अपना भाई, अपना चाचा, अपने दादाजी या अपनी चाची हम कह सके। हम ऐसा बनना चाहते हैं अपने लोगों के लिए। हम ये नहीं बनना चाहते कि आए हम गाड़ी का धुआं उड़ाते हुए आए, अजय हाँ बड़ा वाला नेताजी आ गए फल। हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं। हम होगा तो हम मोटरसाइकिल से ही, हम जो अभी तक जैसे हम चलते आए हम उस तरीके से ही चल के हम लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचना मेरा ध्येय रहेगा।
तो जो रणधीर जी की बात में एक खास चीज झलकती है कि हम जनता को सवाल करना सिखाएंगे, हम जनता को हक पहचानना सिखाएंगे, हम जनता से कहेंगे कि पूछो उनसे जिसे आपने वोट दिया है उसने आपके लिए क्या किया है। तो रणधीर जी, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और आप अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में चुनाव के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मुख्य एजेंडा जो है, एक तो यह है कि जनता को जागरूक करना, सारी चीजों के लिए जनता से सवाल, जनता विधायक से सवाल करने के लिए पूरी तरह से उसे मतलब प्रेरित करें, मतलब ये करें। इसके अलावा मतलब तरक्याती कामों में जिससे यहाँ के अवाम को तरक्की हो, इस तरह का आपका क्या एजेंडा है जिससे यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को लोकल स्तर पर रोजगार मिले? आपने इसके लिए क्या सोचा हुआ है? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जनता को कहूंगा कि अगर मैं विधानसभा में आता हूं तो सबसे पहले मुझसे सवाल करें जी कि आप विधायक बने तो आपने ये काम क्यों नहीं किया। सबसे पहली बात कि वो मुझसे डायरेक्ट सवाल करें। दूसरा जो मेरा एजेंडा रहेगा कि मैं सड़कें नहीं बनाऊंगा। ये तो मुझे भी मालूम है। मैं सड़कें नहीं बनाऊंगा। 500 मीटर 1000 मीटर जो सड़कें बनाना है पंचायत में विधायक के ऐच्छिक कोष योजना से, वो सड़कें मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बनाऊंगा सामुदायिक भवन, जो मेरे कार्यकर्ता वहां पे जिनको मैं टेंडर दूंगा वो अपना भैंस बकरी बांधने के में काम में लाए और भूसा रखने के काम में लाए, तो मैं सामुदायिक भवन नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बनाऊंगा मंदिर और मस्जिदों का 4 दीवारी। मुझे उससे कोई मायने मतलब नहीं है, ठीक है, कि मैं अपने लोगों को फायदा पहुंचाऊं, मैं किसी जाति विशेष को या धर्म विशेष को फायदा पहुंचाऊं मंदिर मस्जिद की 4 दीवारी करके, बाउंड्री वॉल करके। मेरा सिंगल और सिंपल एजेंडा है, मैं काम करना चाहता हूं ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पे। ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट में हर पंचायत में सेटअप करना चाहता हूं, जिसमें 2 कमरों का रूम हो, मतलब बिल्डिंग होगा। उस 2 कमरों में, एक कमरे में जितनी भी हमारी साहित्य की पुस्तकें होती हैं, लिटरेचर की पुस्तकें, किताबें होती हैं, वो किताब रखने की मेरी इच्छा है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू और जो भी भाषाएं हम लोग जो है, मतलब संस्कृत, इन 5 भाषाओं की साहित्यिक पुस्तकें वहां पे रहे। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम कालिदास के जन्मस्थली से हैं, लेकिन कालिदास की पुस्तकों को कितने लोग पढ़ते हैं? अलग अलग भाषाओं में वो अनुवाद हो चुका है, हिंदी में अनुवाद हो चुका है, उर्दू में अनुवाद हो चुका है, लेकिन कालिदास को कितने लोग पहचान पा रहे हैं, कितने बच्चे हमारे पढ़ पा रहे हैं? तो हमारा एजेंडा रहेगा कि हम हर पंचायत तक जो है उन चीजों को पहुंचाए। अगर हम कुरान शरीफ की ही बात करते हैं तो हो सकता है कि अब बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी उर्दू से ज्यादा हिंदी के तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आगे की तरफ बढ़ना होता है, उनको कदम से कदम मिला के चलना होता है। जिस तरीके से लोग ज्यादा संस्कृत नहीं पढ़ पाते, उस तरीके से बहुत सारे बच्चे उर्दू भी नहीं पढ़ पाते, तो वो हिंदी की तरफ पढ़ते हैं, वो हिंदी इंग्लिश की तरफ पढ़ते हैं। तो कालिदास आदि की जो हमारे धरोहर रह चुके हैं, चाहे विद्यावती की जो है, उसका हिंदी में भी अनुवाद है, उसका इंग्लिश में भी अनुवाद है, उसका उर्दू में भी अनुवाद है। तो हम इस तरीके की साहित्य की पुस्तकें हम रखना चाहेंगे उस लाइब्रेरी में। हम डेली बेसिस पे वहां पे समाचार पत्र मंगवाना चाहेंगे, न्यूज़पेपर मंगवाना चाहेंगे, वो भी अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और उर्दू में भी। जो वहां सब पे समाचार पत्र आए, हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग वहां पे पढ़े, वहां जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको कन्विंस कर सके, उनको सिखा सके, ठीक है। उसका जो दूसरा कमरा होगा हम वो यूज करेंगे, उसमें हम 3 या 4 हम अपने सुविधा और बजट के अनुसार वहां पे कंप्यूटर सिस्टम लगवाएंगे, फ्री वाईफाई जोन होगा, वो इंटरनेट के माध्यम से बच्चे आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। और साथ ही साथ वहां से पंचायत के लोगों को जो भी सरकारी योजना होती है उसका लाभ जो नहीं मिल पाता है, वहां से समुचित लाभ और उसकी जानकारी वहां उन्हें प्राप्त हो सकेगी। चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि योजना वाला हो, कृषि निधि वाला, चाहे वो जो है अगर हम बात करें बीमा योजना आदि से, या फसल बीमा आदि की जो बातें होती है, इन सब चीजों पे वहां पे आकर के लोग जो है जानकारी उपलब्ध कर सकेंगे, उस जानकारी को ले सकेंगे। तो मेरा एजेंडा होगा उस चीज को लेकर के। मेरा जो अगला एजेंडा होगा वो स्वास्थ्य से रिलेटेड एजेंडा होगा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र जितने भी हैं वहां पे एनएम की नियुक्ति है, लेकिन एनएम बैठती नहीं है। कम से कम हम इतना कोशिश करेंगे कि तमाम स्वास्थ्य उपकेंद्र पे ना एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो कम से कम एक आयुष विभाग का डॉक्टर, एक एनएम, 2 आशा कार्यकर्ता पंचायत की वहां पे 10 बजे से 6 बजे तक बैठे। ऐसा ना हो कि किसी गरीब परिवार का किसी आदमी को कहीं चोट लग जाता है, वो कहीं पे जाएगा डॉक्टर के पास, पता चलता है कि 500 रुपए का बिल बन गया, बुखार लगा हुआ है,
गया एंटीबायोटिक लेने के लिए, पता चला जो वहां पे इंजेक्शन दे करके बिल बन गया। तो कम से कम अपने पंचायत में, अपने घरों के पास इस तरीके की सुविधा होगी तो उनको सहूलियत मिलेगी, उनके पैसे बचेंगे। दूसरा एजेंडा मेरा ये रहेगा कि हम स्वास्थ्य पे काम कर सके। तीसरा एजेंडा मुख्य हमारा रोजगार पे रहेगा। रोजगार पे एजेंडा हमारा ये रहेगा कि आप जब बेनीपट्टी विधानसभा के गांव-गांव में घूमेंगे, जिस प्रकार से मैं अभी घूम रहा हूँ, गांव-गांव तक लोगों तक पहुंच रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ कि हजारों एकड़ जमीनें पड़ी हुई हैं। आप सुने होंगे खादी ग्राम उद्योग आदि का जो है खंडहर पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी जमीनें। तो वहां पे हम ऐसा सिस्टम सेट करना चाहते हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टाइप का, जो शरद पवार के टाइम से ही चलता आ रहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री जब थे, कि हम युवाओं को लेकर के एक सोसाइटी बनाएंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का बनाएंगे, गांव के 10-20 युवाओं का। उन युवाओं को वहां पे डायरेक्टर का पोस्ट दिया जाएगा, वहां पे उन लोग कुछ पैसा जमा करेंगे, बैंक उनको अनुदान करेगी, 20 से 30 साल के लीज पे वो सरकारी जमीन उन्हें उपलब्ध होगा और वहां पे हम उद्योग एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे आप भी कह रहे थे कि आप हम मुंबई से आए हैं, मतलब पहले मुंबई आदि में रहते थे, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे रोजगार नहीं है तभी आप मुंबई में थे। जी जी जी, ठीक है, तो हम ये भी चाहेंगे ना कि मीडिया में आपको दोबारा ना मुंबई जाना पड़े। हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पे इतने एस्टेब्लिशमेंट हो, वो उनको डेली आपका मैंने 1-2 इंटरव्यू पढ़ा, देखा आपका कि आप बकरी आदि पे और लघु उद्योग पे कुछ काम कर रहे थे, तो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हमने देखा, तो हमें अच्छा लगा कि आप इस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और करते हैं। तो हमें इन सब चीजों पे काम करना है। अभी अगर गोट फॉर्म टाइप का अलग अलग राज्यों में चलता है, तो हमारे युवाओं को अगर वो जमीन मुहैया होगी तो हम वहां पे गोट फार्म डाल सकते हैं प्रॉपर वे में। अगर 100 के मात्रा में अगर बकरी बकरा का हम लोग पालन करें, तो अभी बहुत सारा इस चीज का मांग है। अलग अलग हिंदू होली में काटते हैं, मुस्लिम बकरीद में काटते हैं, तो धर्म विशेष तो यहाँ पे है नहीं, मतलब लेकिन बकरों का व्यवसाय तो चल सकता है, इस सब व्यवसाय तो चल सकता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ के बुनकर लोग कितना अच्छा बुनाई करते हैं, मिथिला पेंटिंग के कलाकार कितना अच्छा काम करते हैं। तो इन सब चीजों को इंटरनेशनल ब्रांडिंग बनाने की आवश्यकता है, एक मार्केट बनाने की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ बन सकता है। और ये मनसा हमारे यहाँ के विधायक मंत्री जी लोगों में नहीं। जो हम स्पेशल करना चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे, हम इस एजेंडा को लेकर के पहला 5 साल काम करेंगे। हमारा इससे ज्यादा एजेंडा कुछ है ही नहीं। हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इससे ज्यादा हमारा एजेंडा कुछ नहीं है। हम 3 इन एजेंडा को लेकर के काम करेंगे। अगर हमारे क्षेत्र में 3 चीज स्थापित अगर हो जाता है, तो संभवतः अगले 5 साल में हम एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के नागरिक होंगे। मैं इस एजेंडे पे काम करूंगा। तो मैं इनके बातों से बहुत इंस्पायर हुआ और मुझे ऐसा लगा कि सच में हमारे पास अगर कोई विधायक होना चाहिए तो बिल्कुल रणधीर झा जैसा होना चाहिए। रणधीर झा जी की बातें बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इस पे अमल होना चाहिए, और अमल तभी होगा जब रणधीर झा को यहाँ पे समर्थन मिलेगा, और समर्थन ये जनता को देना है। जनता खुद तय करे कि रणधीर झा जी की बातों में मतलब कितनी सच्चाई है और वो उन लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।